गुड मॉर्निंग। अपना चैप्टर 2 का आज 3rd क्लास है। चैप्टर 2 में अब अपने लोग अभी 3 बात पढ़ने वाले हैं। एक, हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कैसे करते हैं। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होता है उसका आप ऑडिट कैसे करिएगा। सेकेंड, कॉलेज हॉस्टल एंड थर्ड, हॉस्पिटल। ये 3 बात अभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब स्कूल, कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, MBA कॉलेज, IIT कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और भी जो इंस्टीट्यूशन आप देखते हैं जहाँ पे पढ़ाई लिखाई होता है, ठीक है, इसका ऑडिट हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, इसका ऑडिट करते समय हम लोग किस किस बात पर ध्यान रखेंगे और उससे इम्पॉर्टेंट बात, इसका ऑडिट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला बात, कुछ जनरल व्यू होता है। जनरल व्यू का मतलब ऑडिट करने से पहले कुछ बात हम लोग को समझना है। जैसे स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना है उसका बनाने के पीछे मोटिव क्या है। ठीक है, उसका बनाने के पीछे मोटिव क्या है, मतलब इसमें ये देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट स्कूल है या कॉलेज है। मतलब इसमें ये देखते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट एडेड है या फिर गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, ठीक है, या फिर प्राइवेट है। इसका मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो स्कूल बनाया गया, उसका स्कूल बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, वो स्कूल जो चलाया जाएगा वो कैसे चलाया जाएगा, ये बात सबसे पहले समझा जाता है। ये समझेंगे कैसे, नेचर से। यदि आपका गवर्नमेंट स्कूल है या नॉन गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड है या गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, ठीक है, या फिर प्राइवेट स्कूल है। गवर्नमेंट एडेड का मतलब आपका प्राइवेट स्कूल था, गवर्नमेंट अपने में उसको ऐड कर लिया, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल। एंड गवर्नमेंट एफिलिएटेड मतलब आपका प्राइवेट स्कूल है पर गवर्नमेंट से आप रजिस्टर्ड हैं, आपके बच्चे लोग भी माध्यमिक या फिर HS का एग्जाम दे सकते हैं, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट एफिलिएटेड। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपका स्कूल जो है, आपका इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशन बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था। दूसरा बात ये देखा जाता है कि माइनट्स बुक को चेक करते हैं। माइनट्स बुक का मतलब क्या होता है, कोई भी मीटिंग यदि होता है, कोई मीटिंग होता है, अच्छा इसके मीटिंग में ऑडिटर नहीं जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्कूल का जो मीटिंग होता है उसमें ऑडिटर नहीं जाता है। स्कूल का अपना मैनेजिंग कमेटी होता है, स्कूल को मैनेज करने के लिए कमेटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजिंग कमेटी। स्कूल की मीटिंग में स्कूल के जो टीचर्स रहते हैं वो भी नहीं जाते हैं। मतलब मैनेजिंग कमेटी में जो मेंबर्स हैं सिर्फ वो लोग ही मीटिंग में प्रेजेंट होंगे, ऑडिटर भी नहीं जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि मैनेजिंग कमेटी में जो मीटिंग हुआ, मीटिंग में जो रेजुलेशन पास हुआ, उस रेजुलेशन को कहीं ना कहीं लिखा जाएगा। वो जिस बुक में लिखा जाएगा उसका नाम है माइन्यूट बुक। ऑडिटर उस माइन्यूट बुक को एक बार इंस्पेक्ट कर लेगा कि उनमें कोई जजमेंट, मतलब उनका जो मीटिंग में ऐसा कोई कंक्लूजन या ऐसा कोई बात तो नहीं निकला है जो अकाउंट को अफेक्ट करेगा, ये बात सिर्फ वो चेक कर लेगा। इसका मतलब जस्ट ये फॉर्मेलिटी है कि एक माइन्यूट बुक एक बार देख लीजिए। माइन्यूट बुक में ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं रहता है, फिर भी कुछ फेरबदल होता है तो चेक कर लेंगे। थर्ड जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, स्कूल का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ये हमेशा ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि स्कूल में पैसे का लेन देन ना हमेशा बैंक अकाउंट के थ्रू ही होता है। ठीक है, इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एक बार रिव्यू कर लेना, एक बार देख लेना कि सिस्टम ठीक है या नहीं। ठीक है, और क्या बताएं, बैंक का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमेशा ही अच्छा होता है।
हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे उस समय फीस स्कूल में जमा होता था। फीस स्कूल में एक क्लर्क लिखता था, काउंट करता था, वो बैंक में जाकर डिपॉजिट करता था। आप लोग जिस स्कूल में पढ़े हैं या जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, देखिएगा कभी भी जो फीस है स्कूल या कॉलेज में जमा नहीं होता है। इसका मतलब फीस डायरेक्टली बैंक में ही पहले चला जाता है। मतलब पहले स्कूल कलेक्ट करता था, बैंक में जमा करता था, अब सीधा बैंक में जमा होता है। इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बैंक स्कूल का हमेशा ही अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर कैश का लेन देन काफ़ी कम है, बहुत कम है, क्योंकि पैसा तो कैश में आता ही नहीं है। आप बैंक में फीस गया, जो भी पेमेंट होगा बैंक से होगा, इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहता है। इसीलिए उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को फिर भी एक बार रिव्यू किया जाता है, देखा जाता है, उसमें कोई डिफेक्ट रहेगा तो ऑडिटर उसको लेकर डिस्कस करेगा। ठीक है, अब हम लोग उसका ऑडिट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये बात क्या आपको एग्जाम में लिखना है? तो आंसर है कि हाँ। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा लिखना, तो जो इंट्रोडक्शन लिखिएगा ना, इंट्रोडक्शन में 2-3 बात आप ओन लैंग्वेज में, हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हैं, ठीक है, वो स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ना है आपको वहाँ से। ओन लैंग्वेज में एक पैराग्राफ में लिखना है, फिर नीचे लिखना है कि ऑडिट करते समय इन सब बात पर ध्यान रखेंगे। देखिए, जो स्कूल होता है बेसिकली NTO होता है, नॉन प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट सेकिंग है, नॉन ट्रेडिंग है। इसका मतलब उनका रिसीट, उनके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा। उनका हमेशा क्या होगा? उनका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा। आपको उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई खास मतलब नहीं है। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर तुरंत बन जाएगा, आपको उसका रिसीट एंड पेमेंट से मतलब है। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट मतलब कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, सिर्फ उसका कैलकुलेशन आपको देखना है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जाहिर सा बात है, अब स्कूल के पास एक रजिस्टर तो होगा, रजिस्टर में कितना रिसीट्स हुआ है, कितना पैसा आया है लिखा रहेगा, कितना पैसा गया है ये भी लिखा रहेगा। अब आपको ही चेक करना है कि ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दिखेगा? सबसे पहले हमको दिखेगा फीस, जिसको हम बोलते हैं ट्यूशन फीस। बच्चे लोग जो फीस दिए हैं, जो बच्चे लोग जो फीस दिए हैं, वो ट्यूशन फीस को चेक करना है। सबसे पहला काम है ट्यूशन फीस को चेक करना। अच्छा, ट्यूशन फीस कैसे चेक कर सकते हैं? ठीक है, तो एवरी क्लास का रजिस्टर निकालना, एवरी क्लास का रजिस्टर निकालना, रजिस्टर निकाल के देखना किस क्लास में कितने बच्चे लोग हैं, किस क्लास में कितने बच्चे लोग हैं ये देख लेना। और हर एक क्लास का फीस अलग होगा, तो जितने बच्चे लोग रहेंगे उसको नंबर ऑफ मंथली फीस से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो पता चल जाएगा एक साल का फीस कितना है। मान लीजिए एक स्कूल का एक क्लास का फीस महीने का 2000 रुपया है और 100 स्टूडेंट्स है, तो 100 को 2000 से डिवाइड करेंगे तो एक महीने का निकल गया, इंटू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साल का ट्यूशन फीस निकल गया। ठीक है, नो डाउट कुछ आउटस्टैंडिंग हो सकता है, उसको देख लेगा वो। ठीक है, इसका मतलब सेम कैलकुलेशन क्लास वाइज, सेक्शन वाइज सेम कैलकुलेशन वो करेगा, उससे पता चल जाएगा कि ट्यूशन फीस कितना आने वाला है। ठीक है, या कितना ट्यूशन फीस जो लिखा हुआ है, जो कलेक्ट हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं, ये चेक कर लेगा। ठीक है, सेकेंड है एडमिशन फीस। देखिएगा ना, एडमिशन फीस अब आजकल तो हम लोग के टाइम एडमिशन फीस एक बार लगता था, हम लोग के टाइम एडमिशन फीस एक बार लगता था, अभी एडमिशन फीस एवरी ईयर लगता है। जैसे आपका क्लास प्रमोशन होगा, ठीक है, तो एक ईयरली फीस वो लोग ले लेगा, एक ईयरली फीस वो लोग लेता है, उसको देखिएगा गौर से, उसमें एडमिशन फीस होगा। ठीक है, तो एडमिशन फीस कितना कलेक्ट हुआ ये वन टाइम है, ये वन टाइम फीस है। एडमिशन फीस कितना कलेक्ट हुआ वो देख लेना। ठीक है, उसका भी सेम कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू एडमिशन फीस से मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने से पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन फीस कितना है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा आपका एडमिशन फीस कितना, ये वन टाइम है, इसको 12 से मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, थर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स। थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे? गवर्नमेंट ग्रांट्स। थर्ड क्या पढ़ेंगे हम लोग? गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब होता है जो जितने भी प्राइवेट स्कूल है या जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है या जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं, उसमें ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट देता है, गवर्नमेंट हेल्प करता है स्कूल को। मान लीजिए गवर्नमेंट जो स्कूल को हेल्प करता है, मान लीजिए एक स्कूल को ग्रांट आया 5 लाख रुपया, ठीक है, तो ग्रांट कैसे मिलेगा? स्कूल के बैंक अकाउंट में जमा होगा एंड उसका ग्रांट का पेपर स्कूल के पास आ जाएगा।
मतलब प्रूफ स्कूल के पास रहेगा। तो ऑडिटर जो रहेगा वो गवर्नमेंट ग्रांट को चेक कर लेगा एंड गवर्नमेंट ग्रांट का सही यूज होता है कि नहीं उसका भी देख मतलब उसको भी चेक कर लेगा। मतलब उसका मोटिव क्या है, क्या सैलरी के लिए आया था या बिल्डिंग के लिए आया था या बुक्स के लिए आया था, ये वो चेक कर लेगा। तो थर्ड कलेक्शन है गवर्नमेंट ग्रांट्स। लेट फाइन, देखिए आप लोग कभी स्कूल में पढ़ते होंगे फीस टाइम पर नहीं जमा करिएगा तो स्कूल आपसे क्या लेगा, लेट फाइन लेगा। तो कितने बच्चे लेट में फीस जमा किए हैं, ठीक है, उसका रिकॉर्ड आप चेक करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली लेट फाइन ठीक अमाउंट का मिला है कि नहीं ये आपको चेक कर लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, स्कूल के पास स्कूल या अदर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है। कैसे, उनके पास बहुत सारा रूम है जिसको भाड़ा में लगा दिया, अपने ही सर्वेंट को भाड़ा में लगा दिया, जो उसका स्वीपर है, दरवान है, ठीक है, जो केयर टेकर है उसी को दे दिया भाड़ा में लगा दिया, उनको ही रहने के लिए भाड़े में दे दिया। उनसे जो पैसा आएगा वो कहलाएगा, ठीक है, रेंटल इनकम। बैंक के उनका जो बैंक में जो पैसा जमा रहता है उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, वो कहलाएगा इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। और यदि स्कूल का कोई इन्वेस्टमेंट है, कहीं पर स्कूल अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है तो वहाँ जो रिटर्न आएगा वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाएंगे। इसका मतलब स्कूल का अदर इनकम क्या है ये भी चेक करेंगे। इसका मतलब इससे ये पता चल जाएगा कि एक ईयर में स्कूल के पास कितना इनकम जनरेट हुआ है, एक ईयर में कितना इनकम जनरेट हुआ है ये देख लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम इसमें हम लोग अपने पास हमेशा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को ही ऑडिट करना पड़ता है क्योंकि उस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, उसका ऑडिट का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि रिसीट पेमेंट ठीक रहेगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। पेमेंट्स में स्कूल में देखिए बहुत सारा खर्चा होता है। जैसे आप लोग जब समर वेकेशन में जब जाते होंगे स्कूल छोड़कर, महीने भर के लिए स्कूल जब बंद होता है तो उस एक महीने के अंदर स्कूल में बहुत सारा काम होता है। क्या काम होता है, किस क्लास में कौन सा बेंच टूटा हुआ है, बेंच रिपेयर होगा, यदि नया बेंच बनता है तो एसेट हो गया, ठीक है। ऐसे टुक टाक बहुत सारा खर्च होता है। कौन सा क्लासरूम में पेंट का जरूरत है, किस क्लासरूम में फैन टूट गया था, किस क्लासरूम में कौन सा बल्ब लगेगा, ये सब सारा उनके पास एक रजिस्टर रहता है, उसमें लिखा रहता है। जब भी समर वेकेशन होता है उसमें ये सब काम होता है। इसका मतलब स्कूल जो काम करता है वो दो तरह का, जो स्कूल जो खर्च करता है उसमें दो तरह का एक्सपेंस होता है, एक रेवेन्यू होता है, कैपिटल होता है। रेवेन्यू का मतलब जो एवरी ईयर करना पड़ेगा, जैसे बेंच का रिपेयर, बेंच का पेंटिंग, स्विच बोर्ड टूट गया, कोई बल्ब खराब हो गया, पंखा टूट गया, तो एसी साफ करना है, ये सब रेवेन्यू है, ठीक है, एवरी ईयर होगा। आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है, एवरी ईयर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब नया बेंच बनवाएं, नया फर्नीचर खरीदें, नया कोई काम करवाएं, तो ऑडिटर ये चेक कर लेगा कि इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चे में रेवेन्यू कौन सा है एंड कैपिटल कौन सा है। जो रेवेन्यू है उसी को इनकम एक्सपेंडिचर लेना पड़ेगा एंड जो कैपिटल है वो सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है। सारा एक्सपेंस का वाउचिंग करना पड़ेगा। वाउचिंग, सारा एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस तो एक कम होता है, पहले हम आपको बता दिए थे कि उसका एक्सपेंस कम होता है, फिर भी मान लीजिए रोज चाय आता है, ठीक है, या एक रजिस्टर खरीद के आया या चौक खरीद के आया, चौक तो आजकल कम स्कूल में यूज होता है, मार्कर खरीद के आया, ठीक है। ये जो छोटा छोटा खर्चा है ना, एवरी खर्चे का बिल रखना पड़ेगा, ठीक है। बिल को देखकर ऑडिटर उसको क्या करता है, चेक कर देता है। बिल यदि आपके पास नहीं रहेगा तो फिर उसका कैलकुलेशन में आप नहीं उसको कंसिडर कर पाइएगा। इसीलिए वाउचिंग ऑफ एक्सपेंस, सारा एक्सपेंस जितना भी एक्सपेंस हुआ है उसको वाउचर से, उसका जो बिल है, बिल से देख लेना कि अमाउंट ठीक है कि नहीं। यदि कोई फिक्स एसेट खरीदा गया हो, फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, यदि कोई फिक्स एसेट आप परचेज किए हैं, फिक्स एसेट्स का मतलब जैसे बताया टेबल, चेयर, डेस्क, अलमीरा, ये सब ही फिक्स एसेट होता है, तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेना। फिजिकल मतलब जाकर देख लेना कि परचेज हुआ है कि नहीं। ऐसा नहीं है ना कि जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो लिख दिया कि 3 अलमीरा खरीदा गया, एक अलमीरा का दाम 50,000, 3 अलमीरा का दाम 1.5 लाख रुपये, अलमीरा आया ही नहीं, ठीक है, 1.5 लाख रुपया बैंक से निकल गया। इसका फ्रॉड हो सकता है, उसमें फ्रॉड हो सकता है। तो जो ऑडिटर रहेगा देख लेगा कि कहाँ पर एसेट खरीदे हैं, एक बार एसेट हमको दिखा दीजिए, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन वो कर लेगा, ठीक है। एंड पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड रेंट, यदि कोई
स्कूल कोई सैलरी पे करता है, स्कूल कोई सैलरी, नॉर्मली सैलरी तो गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट दे देगा, गवर्नमेंट एडेड है तो भी गवर्नमेंट दे देगा, एफिलिएटेड में ही दे देगा, ठीक है। लेकिन प्राइवेट स्कूल है तो स्कूल पेमेंट करेगा। या फिर गवर्नमेंट स्कूल में भी कोई एडिशनल टीचर रखे हैं जिसको स्कूल अपनी तरफ से रखा है बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए, तो उसका जो सैलरी है स्कूल पेमेंट करेगा, ठीक है। उस सैलरी को चेक कर लेना। और स्कूल यदि भाड़ा में चलता है, मतलब स्कूल का बिल्डिंग यदि भाड़ा में है आपका, तो उसका रेंट जो आप पेमेंट करते हैं वो रेंट का वाउचिंग कर लेना, देख लेना रेंट का अमाउंट ठीक है कि नहीं। रेंट का अमाउंट जो पेमेंट दिखाया हुआ है एग्रीमेंट से मिलाना पड़ेगा कि ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये हम लोग पेमेंट्स में देखते हैं और इसी के हेल्प से हम लोग इनकम निकाल लेंगे, ठीक है। इसका इनकम लेके हम लोग बात नहीं करते हैं, इसका इनकम लेके इसलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि स्कूल का जो इनकम होता है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं देना है, ठीक है। जब इनकम टैक्स ही नहीं देना है तो उसका इनकम लेके उतना बॉदर हम लोग नहीं करते। इनकम उनका क्लर्क जो है वो निकाल लेगा, हमसे भी ये सब चीज़ चेक कर देंगे। उसका एसेट्स में क्या चेक करेंगे? एसेट्स में देखेंगे कि उसका आउटस्टैंडिंग फीस का अमाउंट ठीक है कि नहीं, जो उनका इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट सही वैल्यू पे लिखा है कि नहीं। एंड अदर फिक्स एसेट, यदि मान लीजिए स्कूल के पास अदर कोई बिल्डिंग्स है, अदर कोई इक्विपमेंट्स है, तो उसका वैल्यू सिर्फ चेक कर लेना है कि ठीक है कि नहीं, ठीक है। उसका लायबिलिटीज में क्या देखेंगे? लायबिलिटीज में देखेंगे सबसे पहले कॉशन डिपॉजिट। देखिएगा बहुत सारे स्कूल कॉशन डिपॉजिट लेता है, आपसे 2000 रुपये लेकर रखेगा ताकि कभी आप कोई बेंच तोड़ दीजिएगा या कोई स्कूल का डैमेज करिएगा तो आपके उस पैसे से कट जाएगा, ठीक है। तो कॉशन मनी को हम लोग इनकम में नहीं दिखाते हैं। कॉशन मनी स्कूल के लिए या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है, एक लायबिलिटीज की तरह होता है, उसको लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। देखिएगा जैसे कॉशन मनी बहुत सारे स्कूल में नहीं लगता है, आप लोग भी नहीं दिए होंगे, पर लाइब्रेरी डिपॉजिट आप लोग जरूर दिए होंगे। लाइब्रेरी डिपॉजिट जो 100-200 रुपया लेता है, ठीक है, उसमें लिखा रहता है कि जब आप स्कूल छोड़िएगा आप रिफंड हो जाएगा। हम लोग भी स्कूल छोड़े पर रिफंड मिला नहीं, कभी मांगने गए नहीं मांगने जाते हैं स्कूल छोड़ने के बाद तो स्कूल के लिए इनकम हो जाएगा। पर जब तक हम स्कूल में पढ़ते रहेंगे तब तक जो लाइब्रेरी डिपॉजिट है वो लाइब्रेरी साइड में लिखा जाएगा, स्कूल की लाइब्रेरीज है। इसी तरीके से स्कूल के पास बहुत सारा फंड्स आता है, गरीब बच्चे के लिए फंड्स आता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फंड आता है, गेम्स के लिए फंड आता है, लाइब्रेरी बुक्स के लिए फंड आता है, ठीक है, अदर कैरिकुलर एक्टिविटीज के लिए फंड आता है। फंड कौन देता है? डिफरेंट एसोसिएशंस है, डिफरेंट एनजीओ है, बैंक है, गवर्नमेंट है, ये लोग फंड देता है, ये लोग हेल्प करता है कि ये एक्टिविटी आप करवाइए। जैसे किसी स्कूल में बोला गया कि ठीक है आपके स्कूल में ये वाला गेम होगा, जैसे कबड्डी खेलेगा स्कूल में बच्चा लोग, तो कबड्डी खेलेगा तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा ना, उसके लिए पैसा कहीं से आएगा ना, ठीक है। तो जो पैसा जो आएगा वो आपका स्पेशल फंड है, वो पैसा आएगा तो उसको लाइब्रेरी साइड में लिखना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो खर्च होगा उसी फंड से उसका पेमेंट होता रहेगा। फिर उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो सैलरी आप पेमेंट किए उसका टीडीएस चेक कर लेना, आपको काटना है, स्कूल काटेगा और स्कूल काट के वो सर्टिफिकेट्स जिनका टीडीएस काटा है सर्टिफिकेट उसको दे देगा। स्कूल का अपना इनकम जो है, अपना इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, उसका अपने इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। और स्कूल का कोई टीडीएस हुआ है, मतलब स्कूल के इनकम का कोई टीडीएस हुआ, जैसे स्कूल कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके रखा था, वहाँ से इनकम आया तो वहाँ से टीडीएस काट के स्कूल को इनकम दिया, तो वो जो टीडीएस का अमाउंट है स्कूल का, ठीक है, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, वो रिफंड हो जाएगा। उसके लिए रिफंड का फॉर्म भरेगा, फॉर्म भर के जमा करिएगा, ठीक है, आपको महीने 2 महीने के अंदर रिफंड आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो ऑडिट करते समय ये हम लोग 6 बात को ध्यान रखते हैं। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जनरल क्या देखते हैं कि कैसे क्यों बना, उस बनाने के पीछे मोटिव क्या था, उसका जो माइनट्स बुक है, जो मीटिंग होता है मैनेजिंग कमेटी का, मीटिंग का रेजुलेशन चेक कर लेना है आपको, इंटरनल कंट्रोल देखना है। ये जनरल आइडिया है, ठीक है, इसको लेके कोई माथापेची नहीं होता है। आपको रिसिट्स में, रिसिट्स मतलब जो उनका इनकम है, इनकम में खास ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, गवर्नमेंट ग्रांट्स, लेट फाइन और अदर सोर्सेस, जो इसका इनकम है उस इनकम को आपको चेक कर लेना है। और एक्सपेंसेस में क्या बताएं कि रेवेन्यू कैपिटल का डिफरेंस देख लेना, जितना भी एक्सपेंस है सबका वाउचिंग चेक कर लेना, कोई एसेट खरीदा है तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन देख लेना। एंड स्कूल यदि कोई रेंट या सैलरी पेमेंट किया है
तो उसका प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ उसको प्रॉपर कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, असेट्स में आउटस्टैंडिंग फीस एंड इन्वेस्टमेंट एंड अदर फिक्स एसेट्स को ध्यान रखना है। और लायबिलिटीज देखते समय जो कॉशन मनी या लायबिलिटी डिपॉजिट जो लिया है वो लायबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है, और यदि कोई फंड आया है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो वो फंड लायबिलिटी साइड में रहेगा और उस पर्पस का जो भी खर्च है, ठीक है, उसी फंड से पेमेंट होगा। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, स्कूल जो टीडीएस काटा है वो गवर्नमेंट को जमा कर देगा, पर स्कूल का टीडीएस कहीं कट चुका है तो स्कूल को रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि स्कूल का इनकम जो है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। काफ़ी ईजी है, एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑडिट ऑफ कॉलेज हॉस्टल। स्कूल हॉस्टल नहीं, स्कूल हॉस्टल अलग चीज़ होता है। स्कूल में स्कूल हॉस्टल जो होता है उसमें स्कूल ही अपने पास हॉस्टल रखता है, मतलब स्कूल ही उसको ना बोलते हैं बोर्डिंग स्कूल बेसिकली, मतलब वो स्कूल ही फीस भी लेगा, खाना भी खिलाएगा, सुलाएगा भी, सारा काम स्कूल करेगा। पर कॉलेज हॉस्टल एक दूसरा चीज़ है। कॉलेज हॉस्टल का मतलब क्या होता है, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं, पर कॉलेज वाले बच्चे लोग ही हॉस्टल में रहेंगे। अच्छा, हॉस्टल में क्यों रहेंगे? इसलिए रहेंगे, मान लीजिए कोलकाता में कोई बिहार का बच्चा पढ़ने के लिए आया, ठीक है, आप ही के कॉलेज में पढ़ता है और उसका यहाँ पर कोई नहीं है, मतलब यहाँ पर उसका अपना घर या फिर उसका रिश्तेदार कोई नहीं है। ऐसे सिचुएशन में वो पढ़ेगा तो उसी कॉलेज में, पर रहेगा हॉस्टल में। तो हम लोग वो जो रहेगा हॉस्टल में उससे मतलब नहीं है, वो जो हॉस्टल है उस हॉस्टल का जो इनकम होता है उस इनकम के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एक हॉस्टल का जो इनकम होता है, एक हॉस्टल यदि अपना ऑडिट करवाना चाहता है, ठीक है, तो उस ऑडिट के केस में हम लोग क्या क्या बात देखेंगे, क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट भी मांग सकता है हॉस्टल से। आप सोचिएगा सर हॉस्टल में क्यों ऑडिट होगा? अरे गवर्नमेंट जो लाइसेंस देता है ना हॉस्टल वाले को कि आप हॉस्टल चलाइए, तो गवर्नमेंट उसे डिमांड कर सकता है कि ऑडिट करा के अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट जमा करिए। ठीक है, ये बात गवर्नमेंट मांग सकता है। तो ये किसी भी कॉलेज हॉस्टल का ऑडिट करते समय हम लोग क्या क्या बात देखेंगे? तो सबसे पहले देखना उसका रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब हॉस्टल का रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब हॉस्टल में कब आना है, कब जाना है, ये चेक करना। मतलब ऐसा नहीं है कि हॉस्टल है तो ना माँ है ना बाप है, कोई नहीं है, तो रात में जब इच्छा तब आएंगे। किसी दिन इच्छा है तो कुछ ड्रिंक करके आएंगे, किसी दिन इच्छा है तो सिगरेट पिएंगे, किसी दिन इच्छा है तो उल्टा सीधा बुक सब ला के पढ़ेंगे। ठीक है, या अपने रूम में टेलीविज़न लगा लेंगे, दिन भर टीवी देखते रहेंगे। ये सब नहीं अलाउड है। इसका हॉस्टल का अपना रूल्स है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को चेक करना होगा। एंड रूल्स एंड रेगुलेशन कन्वीनियंट है कि नहीं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक है कि नहीं, ये भी ऑडिटर देख लेगा। ठीक है, इसका हॉस्टल का रूल्स एंड रेगुलेशन, हॉस्टल में क्या करना है क्या नहीं करना है ये चेक करना होगा सबसे पहला। दूसरा हॉस्टल एक्टिविटीज। अच्छा, हॉस्टल में एक्टिविटीज क्या हो सकता है बताइए? तो हॉस्टल में दो ही एक्टिविटीज होता है, एक खाना एक सोना, फूडिंग एंड लॉजिंग, दो ही एक्टिविटीज होता है। थर्ड एक्टिविटीज वहाँ पर कोई अलाउड नहीं है, थर्ड कोई भी एक्टिविटीज नहीं हो सकता है, फूडिंग एंड लॉजिंग। ठीक है, मतलब आप रह सकते हैं और खाना खा सकते हैं। ठीक है, फूडिंग एंड लॉजिंग दो ही एक्टिविटीज होता है, थर्ड एक्टिविटीज वहाँ पर नहीं होता है। कैपेसिटी, हॉस्टल का कैपेसिटी कितना है, कितने लोग रह सकते हैं। एंड एलिजिबिलिटी, मतलब कौन एलिजिबल है रहने के लिए। यदि मान लीजिए गर्ल्स हॉस्टल है तो सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल है, बॉयज़ हॉस्टल है तो सिर्फ बॉयज़ एलिजिबल है। ठीक है, और ओन टाउन का स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। जैसे आप कलकत्ता में रहते हैं, कलकत्ता में आपका घर है, मम्मी पापा कलकत्ता में रहते हैं, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, आपके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं होगा, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी में फॉल नहीं करते हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, आप एलिजिबल नहीं हैं।
इसका मतलब ये 3 रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये 3 ऐसा बात है जो हम लोग चेक करते हैं किसी भी हॉस्टल का ऑडिट करते समय। फिर वही बात, हॉस्टल में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, बिकॉज ये भी एक एनटीओ टाइप का ही होता है, इसमें भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही होगा। ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट्स देखेंगे तो हॉस्टल का फीस, जो हॉस्टल का फीस है, जो पैसा लगता है हॉस्टल में, वो कितना कलेक्शन होता है, कैसे निकालेंगे, जो आपका जो कैपेसिटी है या फिर जितना अभी अटेंडेंस है, जितने लोग हॉस्टल में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो मंथली हॉस्टल फीस है उससे मल्टीप्लाई करना निकल जाएगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ओल्ड हॉस्टल ड्यूज, मतलब यदि कोई पिछले महीने नहीं दिया था पैसा या कोई पिछले साल पैसा नहीं दिया था, महीने 2 महीने का बाकी था, इस साल वो दे सकता है, देगा तो कलेक्शन ऑफ ओल्ड ड्यूज होगा। हॉस्टल में एडवांस फीस हो सकता है, वो हम लोग ऐसे रख सकते हैं कि 3 महीने का एडवांस जमा कर दीजिए, 3 महीने का एडवांस जमा कर दीजिए। जब आप हॉस्टल छोड़ने लगिएगा, जब आपका पढ़ाई खत्म होने पे आएगा तो लास्ट 3 महीने आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, या फिर लास्ट 3 महीने का हम आपको रिफंड कर देंगे, और जो एडवांस दिए हैं वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एडवांस हॉस्टल फीस। एडवांस में जो कलेक्शन होता है वो कितने अमाउंट का है। एंड अनरियलाइज्ड ड्यूज, अनरियलाइज्ड ड्यूज का मतलब कोई हॉस्टल में कोई ऐसा स्टूडेंट था, ठीक है, वो जब हॉस्टल में था तो पैसा नहीं दे पाया, बिना दिए वो पैसा चला गया, खाया पिया सोया पर पैसा नहीं दे पाया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। ठीक है, बाद में कहीं पर जॉब किया, जब पैसा अर्न किया तो आके अपना हॉस्टल का ड्यूज पेमेंट कर दिया। ये जो पैसा जब वो देगा तो कहलाएगा अनरियलाइज्ड ड्यूज। अनरियलाइज्ड मतलब चाहता तो नहीं भी दे सकता था पर दे गया, वो अमाउंट कितना है ये हम लोग देखेंगे। इसका मतलब ये इसका कलेक्शन से ध्यान रखना, कलेक्शन में कोई खास झमेला नहीं होता, हॉस्टल में कोई खास झमेला नहीं है। कितने बच्चे लोग हॉस्टल में रहते हैं उनका फीस बंधा हुआ है, जो सिर्फ रहते हैं उनका फीस अलग है, जो रहते और खाते दोनों हैं उनका फीस अलग है। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन निकल जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बहुत कम होता है क्योंकि खाने का बात है ना, मान लीजिए कोई यदि नहीं देता पैसा तो उसका खाना बंद हो जाएगा। ठीक है, उसका मेस बंद हो जाएगा, जैसे मेस बंद होगा अपने आप ही पैसा देगा, तो वहाँ पर झमेला कम रहता है, पर ये सब बात हो सकता है। ठीक है, उसको अच्छा और एक चीज बताएंगे, हॉस्टल में डोनेशंस मिल सकता है, यदि गवर्नमेंट हॉस्टल्स है तो उसमें डोनेशंस मिल सकता है, ग्रांट मिल सकता है। और यदि कोई एसेट है हॉस्टल का, यदि उसको सेल करते हैं तो सेल करने जो पैसा आएगा उसका भी रिसीट्स में चेक कर लेना। पेमेंट में सबसे पहले देखना, इसमें पेमेंट में घपला कहाँ हो सकता है, फूड खरीदने में, जो खाना खरीदने के लिए जाएगा, मतलब जो चावल दाल आटा चीनी नमक हल्दी तेल सब्जी जो खरीदने जाएगा, ठीक है, वहाँ पर गंडगोल हो सकता है। इसका मतलब उसका इंटरनल कंट्रोल चेक कर लेना। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जो फूड खरीद के लाया जाता है उसका इंटरनल कंट्रोल किस प्रोसेस से खरीदा जाता है। ऐसा नहीं ना है कि मान लीजिए कि कोई गया खरीद के लेके आ गया, ठीक है, वो खरीदेगा 700 रुपये का तो आपको बोल देगा 900 रुपये में खरीदे हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको वेंडर रखना पड़ेगा, आपको सप्लायर्स रखना पड़ेगा, सप्लायर से प्रॉपर बिल लेना पड़ेगा। मतलब सप्लायर का मतलब आपका वेजिटेबल वाला अलग होना चाहिए, दूध वाला अलग होना चाहिए, आपका जो राशन वाला अलग होना चाहिए, सब आपको प्रॉपर बिल देगा। और उस बिल के कैलकुलेशन से ये समझा जा सके ना कि इतने लोगों में इतना खर्चा हो सकता है। जैसे लोग रहते हैं 20 आदमी, आप लिख रहे हैं रोज़ 10 किलो राइस लगता है, अरे 20 आदमी 10 किलो राइस कैसे खाएगा। ठीक है, इसका मतलब उनका इंटरनल कंट्रोल चेक कर लेगा, ऑडिटर अपना कॉमन सेंस यूज करके देख लेगा। ठीक है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं हॉस्टल चलाने का, उसका पेमेंट को चेक कर लेना। जितना भी खर्चा होगा सबका वाउचिंग चेक कर लेना। सबका क्या चेक कर लेना, जितना भी खर्चा होगा सबका वाउचिंग कर लेना, मतलब उसका बिल से सब चेक कर लेना। यदि कोई एसेट खरीदा गया हो, फिक्स एसेट्स, हॉस्टल के लिए कोई फिक्स एसेट, मतलब फिक्स एसेट क्या हो सकता है, बच्चा लोग जिस बेड पे सोता है बेड टूट गया, नया बेड लेना पड़ेगा, फिक्स एसेट है आपका। बच्चे लोग के लिए अलमारी चाहिए, कपड़ा रखेगा, फाइल रखेगा, बुक्स रखेगा, अलमारी टूट गया या फिर नया खरीदेंगे तो उसको चेक कर लेना, उसका पेमेंट है वो चेक कर लेना, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेना। एंड एक्सपेंसेस में देख लेना, जो एक्सपेंसेस में रेवेन्यू कौन सा है, कैपिटल कौन सा है। ठीक है, इसका ये सारा उसका रिसीट्स था, ये सारा इसका पेमेंट्स था। इसी रिसीट एंड पेमेंट के हेल्प से वो अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा, पीएल नहीं,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा, क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसीलिए अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा। असेट्स में क्या देखेंगे? स्टॉक ऑफ प्रोविजंस, मतलब खाने पीने का सामान कितना बचा हुआ है। और जो एसेट्स है, जो आप बोल रहे हैं मेरे एसेट्स है, उसका फिजिकली वेरिफिकेशन कर लेना, देख लेना फिजिकल वेरिफिकेशन करके कि जो एसेट आप बोल रहे हैं कि खरीदे हैं वो है आपके पास कि नहीं, ठीक है। और हॉस्टल में, मतलब जो कॉलेज का हॉस्टल रहता है उसके पास कोई खास और कोई एसेट नहीं रहता है, जो एसेट खरीदा उसका फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। एंड जो स्टॉक ऑफ जो मील है, मतलब जो कच्चा खाने पीने का सामान है, वो चेक कर लेना। लायबिलिटीज में क्या चेक करेंगे? आप जो डिपॉजिट लिए हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट से, वो लायबिलिटी साइड में है कि नहीं, और आपका जो एक्सपेंसेस जो पे हुआ है नहीं, जो नहीं किया अभी तक, वो लिखे हैं कि नहीं, ये चेक कर लेना आपको, ठीक है। और इनके हेल्प से ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से हम लोग क्या बना लेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना लेंगे। जनरली जो हॉस्टल्स रहता है उसमें जितना इनकम होता है उतना एक्सपेंस लोग दिखा देता है, वहाँ पर टैक्स लायबिलिटी कोई खास अराइज जल्दी नहीं होता है, ठीक है। और यदि होता हो तो उन लोग के लिए टैक्सेबल है, टैक्स पेमेंट होगा, ठीक है। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। यदि किसी हॉस्पिटल का ऑडिट यदि आपको करना हो, आप कहीं पहुंचते हैं किसी हॉस्पिटल का ऑडिट करने के लिए, तो हॉस्पिटल का ऑडिट करते समय किस किस बात पे ध्यान रखेंगे और ऑडिट कैसे करेंगे, ये बात हम आपको समझाएंगे। सबसे पहला बात कि आपको कुछ जनरल मैटर्स देखना पड़ेगा, जिसको हम लोग देखिए, हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी देखे थे जनरल मैटर। हम लोग देखिए कॉलेज हॉस्टल में भी देखे थे जनरल मैटर्स। हम लोग हॉस्पिटल में भी देखेंगे जनरल मैटर्स। क्यों देखेंगे हॉस्पिटल में भी? क्योंकि इंडिया में जो हॉस्पिटल्स चलता है, सारा हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, मतलब कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है एंड ज़्यादा हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, एंड कुछ हॉस्पिटल्स प्राइवेट एंड पब्लिक के मर्जर से भी है, मतलब दोनों मिलकर भी चलाते हैं। बहुत सारा ऐसा हॉस्पिटल्स है जहाँ पर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टी मिलकर हॉस्पिटल चलाते हैं। इसका सबसे पहले आपको नेचर ऑफ हॉस्पिटल देखना पड़ेगा। नेचर ऑफ हॉस्पिटल में ये गवर्नमेंट हो सकता है, ये आपका नॉन गवर्नमेंट हो सकता है, ये आपका नर्सिंग होम हो सकता है, ये आपका नर्सिंग होम हो सकता है, ये आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। इसका मतलब ये इसका नेचर्स है, मतलब गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, नर्सिंग होम, सुपर स्पेशलिटी में भी आता है, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा हम लोग देखेंगे उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये हॉस्पिटल का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में चेक जमा नहीं होता है, हॉस्पिटल में ड्राफ्ट जमा नहीं होता है, हॉस्पिटल में कैश जमा होगा या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ का बेनिफिट होगा, ठीक है। हॉस्पिटल में देखिएगा, ठीक है, कभी कोई बीमार पड़ता है तो कैश ही जमा करना पड़ता है, या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको कैश देना पड़ेगा। इसीलिए हॉस्पिटल का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिगार्डिंग कैश कलेक्शन एंड कैश पेमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो ऑडिटर उसको चेक कर लेगा। यदि माइनट्स बुक्स है तो उसका रेजुलेशन पढ़ लेगा, रेजुलेशन में कोई बात लिखा हुआ है जो अकाउंटिंग पैकेज को अफेक्ट करता हो, अकाउंटिंग सिस्टम को अफेक्ट करता हो, ठीक है, तो उसको भी ऑडिटर अपने माइंड में रखेगा। एंड लास्ट में अकाउंटिंग सिस्टम, लास्ट में क्या ध्यान में रखेगा वो? अकाउंटिंग सिस्टम को ध्यान में रखेगा। अकाउंटिंग सिस्टम मतलब हॉस्पिटल का अकाउंटिंग सिस्टम डिफरेंट होता है। हॉस्पिटल का जो अकाउंटिंग होता है, नॉर्मल ट्रेडिंग कंसर्न का जो अकाउंटिंग होता है, उसमें फ़र्क है। तो हॉस्पिटल का अकाउंटिंग सिस्टम, वो कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम में काम करता है, ये बात भी ऑडिटर काम स्टार्ट करने से पहले समझ लेगा, ठीक है। अब वो स्टार्ट करेगा उसका ऑडिट करना, तो फिर से समझ लीजिए कि इसके पास भी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो मेन पार्ट है
वो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट उनके पास रहता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले रिसीट्स को देखेंगे। रिसीट्स में क्या देखेंगे? कलेक्शन फ्रॉम पेशेंट्स, पेशेंट जो पैसा दिया है उसका कलेक्शन का वाउचिंग कर लेना, उसका कलेक्शन क्या कर लेना, उसका वाउचिंग कर लेना। जो कलेक्शन जो रहेगा, जितना भी कलेक्शन रहेगा उसका वाउचिंग करना। कैसे करेंगे वाउचिंग उसका? जो पेशेंट आपको पैसा दिया है, ठीक है, उनका बिल नंबर से कैश बुक को, जो कैश स्टेटमेंट है उसको चेक करना, पता चल जाएगा कि सेम बिल नंबर का पेमेंट कितना आया है। यदि आपके हॉस्पिटल में फ्री बेड फैसिलिटीज है, फ्री बेड फैसिलिटीज, तो उसमें ये ऑडिट करते समय देखना पड़ेगा कि ज़रूरतमंद लोगों को ही फ्री बेड मिला है कि नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री बेड तो रहता ही है, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ठीक है, चैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फ्री बेड रखा जाता है। उस फ्री बेड को उसी को दिया जाता है जो नीडी पर्सन हो, जिसको उसका ज़रूरत हो। ऑडिटर इस बात पर ध्यान रखेगा कि उसका कोई मिसयूज हुआ है या नहीं। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, रिम्बर्समेंट मतलब देखिएगा, जो लोग कैश जमा करते हैं और ट्रीटमेंट के समय, ठीक है, उसको हॉस्पिटल अपना कैश लिया, ट्रीटमेंट कर दिया। जिनका मेडिक्लेम पॉलिसी रहता है, मेडिक्लेम पॉलिसी, तो मेडिक्लेम पॉलिसी में क्या रहता है कि आप अपना मेडिक्लेम का जो कार्ड है वो हॉस्पिटल में जमा कर दीजिए, ठीक है, ट्रीटमेंट करवाइए। ठीक है, अब हॉस्पिटल और आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपस में सेटलमेंट करेगा। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा आपको मिला है, इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा मिला है मेडिक्लेम रिम्बर्समेंट के लिए, ठीक है, उसका भी प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेक कर लेना। ये तीन खास बात है एवरी हॉस्पिटल में मिलता है। मतलब कलेक्शन फ्रॉम पेशेंट, फ्री बेड फैसिलिटीज एंड मेडिक्लेम रिम्बर्समेंट। ये छोटा से छोटा नर्सिंग होम में भी ये बात आपको मिलेगा, छोटा छोटा हॉस्पिटल में भी मिलेगा आपको। लिगेसीज एंड डोनेशंस, हॉस्पिटल में बहुत सारा डोनेशंस आता है, बहुत सारा डोनेशंस, ठीक है, बहुत लोग डोनेशन देते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल देखा जाए डोनेशन से ही चलता है। एंड लिगेसीज मतलब बहुत लोग मरने के बाद डोनेशन देते हैं। अच्छा, मरने के बाद कैसे डोनेशन देंगे? उसका भूत आगे देगा क्या? नहीं, जब वो मरने लगेगा या जब मरने की स्टेज में पहुंच जाएगा तो अपना विल बनाएगा, अपना वसीयत बनाएगा, उसमें लिखेगा कि मेरी प्रॉपर्टी का ये वाला हिस्सा या मेरी प्रॉपर्टी से इतना पैसा इस हॉस्पिटल को दे दिया जाए। ठीक है, और ये कब दिया जाएगा? उस जो विल बनाएगा उसके मरने के बाद दिया जाएगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया लिगेसीज। इसका मतलब कहीं से लिगेसीज मिलता है या कहीं से डोनेशन मिलता है, उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेक कर लीजिएगा। गवर्नमेंट हेल्प भी मिलेगा, गवर्नमेंट हेल्प को भी बढ़िया तरीके से उसको एनालाइज करेंगे। और इनका अदर सोर्सेज भी होता है। कैसे अदर सोर्सेज? इनका खास क्या है? अदर सोर्स में इनका दो खास है, एक इनका रेंट और एक इनका इंटरेस्ट। रेंट कहाँ से आएगा? हर एक हॉस्पिटल के पास पेशेंट पार्टीज, पेशेंट का जो फैमिली है उनको ठहरने के लिए, उनको रखने के लिए छोटा छोटा क्वार्टर्स होता है। ठीक है, जिस क्वार्टर्स को लोग भाड़ा में लगाते हैं, जिस रूम को लोग भाड़ा में लगाते हैं, उस रूम से जो रेंट आता है ये उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। ठीक है, यदि हॉस्पिटल अपना फंड किसी दूसरे हॉस्पिटल में या किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वहाँ से इंटरेस्ट या डिविडेंड जो मिलेगा वो इसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है, एवरी हॉस्पिटल में ये दो इनकम रहता है। ठीक है, दो इनकम रहता है। इसका मतलब ये रिसीट साइड का हम लोग ये ऑडिट किए। रिसीट साइड में फिर से समझा दे रहे। सबसे पहले पेशेंट लोग जो पैसा दिया है उसका प्रॉपर तरीके से वाउचिंग करना। ठीक है, सेकेंड, फ्री बेड का अलॉटमेंट प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं ये देखना। ठीक है, मेडिक्लेम से जो रिम्बर्समेंट हुआ है, मतलब मेडिक्लेम कंपनी जो हम लोग को पैसा वापस किया है उसका ट्रीटमेंट देख लेना। जितना डोनेशन, चैरिटी एंड ग्रांट्स आया है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे, रिसीट का ट्रीटमेंट देखेंगे। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रेंटल इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम को चेक करेंगे। ठीक है, जब उसका हम लोग हॉस्पिटल का पेमेंट का जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो पेमेंट में सबसे पहले देखेंगे कि इस वाउचिंग ऑफ सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, मतलब
जो सैलरीज पेमेंट होता है उसका प्रॉपर तरीके से वाउचिंग करना, उसका प्रॉपर तरीके से वाउचिंग करना, एंड उसका जो एक्सपेंसेस होता है, जाहिर सा बात है बहुत सारा एक्सपेंसेस होता होगा, ठीक है, सारा एक्सपेंसेस का प्रॉपर तरीके से वाउचिंग करना, हर एक एक्सपेंस का उसके प्रूफ के साथ उसको मिला लेना, ठीक है। जितना भी डिडक्शंस होता है, सैलरी से डिडक्शन होगा ना, टीडीएस होगा, सैलरी से टीडीएस होगा, ठीक है, पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा, ईएसआई कंट्रीब्यूशन होगा, और भी कोई किसी का और भी कोई इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, जो डिडक्शंस होता हो सैलरी से, कोई लोन लिया होगा उसका डिडक्शन होगा, ठीक है, जो भी डिडक्शंस होता है सैलरी से, डिडक्शन को प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना। यहाँ पर डिडक्शंस का मतलब डिडक्शन क्लेम नहीं करना है। आप जो हॉस्पिटल अपने स्टाफ को जो सैलरी पेमेंट किया है, उस सैलरी से हॉस्पिटल जो पैसा डिडक्ट किया है, डिडक्ट क्यों करेगा, तो उसका पीएफ कंट्रीब्यूशन है, डिडक्ट करेगा, उसका टीडीएस है, डिडक्ट करेगा, उसका ईएसआई डिडक्ट करेगा, डिडक्ट करने के बाद बाकी का पैसा उसको दिया होगा। तो इसका मतलब ग्रॉस सैलरी से नेट सैलरी एंड डिडक्शन को मिलाने पर पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन सही है या नहीं। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, जितना भी बड़ा बड़ा इक्विपमेंट है, एक्सरे मशीन है, इंडोस्कोपी मशीन है, और क्या सब मशीन होता है, बड़ा बड़ा मशीन, करोड़ एंड करोड़ रुपीज़ का मशीन है, सारा मशीन का परचेज का उनके बिल के साथ उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड परचेज ऑफ प्रोविजंस का मतलब इतने सारे पेशेंट लोग रहते हैं, उनको खाना पीना चाय नाश्ता जो दिया जाता है, उसके लिए जो फूड खरीदा जाता है, जो फूड आर्टिकल्स जो खरीदा जाता है, चावल दाल आटा चीनी सब्जी, हाँ, और सब जो सामान खरीदा जाता है उसका प्रॉपर बिल होना चाहिए, प्रॉपर पार्टी से खरीदा जाना चाहिए, एंड बिल को बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रॉपर तरीके से मिला लेना पड़ेगा, ठीक है। इससे ये पता चल जाएगा कि हॉस्पिटल का जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, एक्सपेंसेस का प्रॉपर तरीके से वाउचिंग हुआ कि नहीं। इसका मतलब ये उसका इनकम, ये इसका रिसीट का वाउचिंग है, ये इसका पेमेंट का वाउचिंग है। असेट्स में क्या देखेंगे, असेट्स में क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ कैश, मतलब आपके पास जो कैश इन हैंड है, मैंने हॉस्पिटल पहले बता दिए थे, हॉस्पिटल में जो पेशेंट लोग रहते हैं ज़्यादा लोग कैश देते हैं, तो कैश का प्रॉपर वेरिफिकेशन कर लेना। मतलब वेरिफिकेशन का मतलब यहाँ पर कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, और आपके पास जो कैश है दोनों सेम होना चाहिए, इसको प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन कर लेना, ठीक है। सारा एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेना, जितना भी फिक्स एसेट्स है, जो एसेट्स आप खरीदे हैं सभी का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, सबका वेरिफिकेशन होगा, और जितना भी स्टॉक आपके पास बचा हुआ खासकर खाने पीने का सामान, सबका प्रॉपर एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। ये तीन चीज़ यदि हम लोग एग्जामिन कर देते हैं तो हॉस्पिटल का सारा असेट्स क्लियर हो जाएगा। तो ये कैश, दूसरा हॉस्पिटल का फिक्स एसेट्स मतलब इक्विपमेंट्स खास करके, एंड स्टॉक। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग नहीं होता है, इसमें यहाँ पर आउटस्टैंडिंग नहीं होता है। हॉस्पिटल में जो भर्ती होता है तो वहाँ पर जो आज हमको छोड़ दीजिए या आज ट्रीटमेंट कर दीजिए, ये काम हॉस्पिटल नर्सिंग होम में नहीं होता है। इसीलिए आउटस्टैंडिंग ड्यू फ्रॉम पार्टीज बोल के कोई अमाउंट नहीं दिखेगा आपको, कोई अमाउंट आपको नहीं दिखेगा। मतलब अमाउंट ड्यू फ्रॉम पेशेंट बोल के कोई चीज़ नहीं होता है, आपको एडवांस में ही पैसा देना पड़ेगा, एडवांस में पैसा दे के ही ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। पैसा नहीं दीजिएगा तो लात मार के भगा देगा। लायबिलिटीज में इनका अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, एंड कैपिटल का प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन चेक कर लेना। क्यों कैपिटल में चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, ठीक है, ये पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, यहाँ प्राइवेट पब्लिक मिलकर बिजनेस कर सकता है, तो किसका कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसका प्रॉपर एनालिसिस करना, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करना जरूरी है। लायबिलिटी साइड में सिर्फ दो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, दूसरा कैपिटल। यदि पार्टनर्स लोग मिलकर हॉस्पिटल चला रहे हैं, नर्सिंग होम चला रहे हैं, तो किस पार्टनर का कितना कैपिटल है, ठीक है, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। प्राइवेट पब्लिक वेंचर है तो भी प्राइवेट वाले का एंड पब्लिक वाले का किसका कितना कैपिटल लगा हुआ है, कौन कितना पैसा इनपुट किया है, इसका प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए। इसका प्रॉपर कैलकुलेशन ऑडिटर देखेगा। ये सब देखने के बाद वो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। फिनेंशियल स्टेटमेंट में यदि हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा। यदि नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनेगा।
इसका मतलब हॉस्पिटल ट्रेडिंग कंसर्न भी हो सकता है एंड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी हो सकता है। फ्री वाला हॉस्पिटल है तो नॉन ट्रेडिंग होगा, पैसा लेके ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बिजनेस हो जाएगा, बिजनेस होने से स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनेगा, तब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाएंगे, बैलेंस शीट बनेगा एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इनके लिए कंपलसरी है, ठीक है। ऑडिटर सारा कैलकुलेशन करने के बाद ऑडिटर अपना रिपोर्ट रेडी करेगा और अपना रिपोर्ट रेडी करके जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर का मतलब जो उसको अपॉइंट किया ऑडिटर को, उसको अपना रिपोर्ट हैंडओवर करेगा, अपना रिपोर्ट उसको हैंडओवर करेगा, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। चाहे हम लोग आपको फास्ट एक बार रिकैप कर दे रहे हैं, ये चैप्टर यहाँ पे हम लोग का खत्म हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट था, ठीक है, कि हॉस्पिटल का हम लोग कैसे ऑडिट करते हैं। हम आपको रिकैप करते हैं फास्ट। सबसे पहले क्या बोले थे, ये इंट्रोडक्शन में लिखिएगा जनरल मैटर्स। मतलब जब भी हम लोग किसी हॉस्पिटल का ऑडिट करने जाते हैं तो कुछ इनिशियल चीज़ देखते हैं। सबसे पहला उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ हॉस्पिटल, मतलब गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है या नर्सिंग होम है या सुपर स्पेशलिटी है या और भी क्या, किस तरह का हॉस्पिटल है, ये आप सबसे पहले हम लोग देखेंगे। सेकेंड ये देखते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसका कैसा है, क्योंकि वहाँ पर कैश का लेन देन ज़्यादा होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखेंगे। थर्ड, माइनस बुक में कुछ लिखा है रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो उसको देखेंगे एंड अकाउंटिंग पैकेज कौन सा यूज वो लोग करता है, कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम लोग फॉलो करता है उसको देखेंगे, ठीक है। ये इनिशियल मैटर्स है। जब हम लोग उसका ऑडिट करना स्टार्ट करेंगे तो उनका कलेक्शंस देखेंगे। कलेक्शंस उसको कौन देगा, तो कलेक्शन फ्रॉम पेशेंट्स उसको कैश देगा। फ्री बेड का अलॉटमेंट चेक करना, जो पेशेंट लोग मेडिक्लेम के थ्रू वहाँ पर पहुँचे हैं तो उनके पेशेंट के बदले जो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा उसको प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा लेना। जो डोनेशन या लिगेसीज आया है, डोनेशन का मतलब जो बाहर वाले लोग पैसा देंगे हॉस्पिटल चलाने के लिए, डोनेशन। लिगेसी मतलब कोई इंसान मरने के बाद यदि अपना पूरा जायदाद या अपने जायदाद का कोई हिस्सा किसी हॉस्पिटल को देता है तो लिगेसीज कहलाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट जो हेल्प करता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स, वो भी आपको कैश में मिलेगा। और हॉस्पिटल का जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है लाइक रेंट एंड इंटरेस्ट, उसका भी प्रॉपर तरीके से वाउचिंग आपको कर लेना पड़ेगा, मतलब बिल के साथ अमाउंट को मिला लेना पड़ेगा। जब हम लोग उसका पेमेंट देखते हैं तो पेमेंट देखते समय ये देखेंगे कि सैलरी के हेड में कितना खर्च हुआ, ठीक है, एक्सपेंस के हेड में कितना खर्च हुआ, उसका वाउचिंग होना चाहिए। वाउचिंग मतलब जो एक्सपेंस हुआ उसको कैश बुक से मिला लेना। सैलरीज के रिगार्डिंग ये खर्चे के रिगार्डिंग जितना भी डिडक्शंस हुआ, जैसे टीडीएस, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, सारा का सारा उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मिला के देख लीजिएगा कि कैलकुलेशन सही है या नहीं। यदि इक्विपमेंट परचेज करता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना जरूरी है। एंड परचेज ऑफ प्रोविजंस मतलब खाने पीने का सामान खरीद के आता है पेशेंट लोग के लिए, ठीक है, उसका प्रॉपर बिलिंग होना चाहिए, प्रॉपर जगह से आना चाहिए, ठीक है। उसको बिल के साथ स्टॉक को मिलाना पड़ेगा, उससे पता चल जाएगा कि एक्सपेंस ठीक हुआ है या नहीं। एसेट्स का वेरिफिकेशन करते समय 3 बात पर ध्यान रखना, कैश ठीक है कि नहीं, जो एसेट्स खरीदा गया खास करके इक्विपमेंट्स उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेना, और स्टॉक जो आपके पास पड़ा हुआ है खाने पीने का सामान, ठीक है, उसका एग्जामिनेशन कर लेना कि स्टॉक ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ 500 अंडा स्टॉक में है, स्टॉक देखने गए तो 5 ही अंडा था, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी है। एंड इसका लायबिलिटीज में कोई झमेला नहीं होता है, ठीक है। इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हम लोग को पे करना है, एंड दूसरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किस ओनर का कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है उसको देख लेना, ठीक है। और जब हम लोग उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा या पीएल बनेगा। यदि आपका हॉस्पिटल एनटीओ है, नॉन प्रॉफिट सीकिंग है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा, बाकी केस में पीएल बनेगा। बैलेंस शीट कंपलसरी है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी है, ठीक है। ऑडिटर अपना रिपोर्ट रेडी करके अपने प्रोप्राइटर को सबमिट करेगा या फिर उस पर्सन को सबमिट करेगा जो उसको अपॉइंट किया है, ठीक है। थैंक यू।